गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 9 और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन टॉपिक में, क्योंकि हम लोग सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के डिवीज़न के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग जो है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के जो अलग अलग बेसिस पर क्लासिफिकेशन की बात हुई थी, उन क्लासिफिकेशन को हम देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशेष सेकेंडरी ऑक्यूपेशन या द्वितीयक व्यवसायों के लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग अब जो बात कर रहे हैं आज वो है लौह इस्पात उद्योग, या जिसे हम कहते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये इंडस्ट्री अदर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल कराती है, या ये कहें कि अदर इंडस्ट्रीज़ में जो भी मशीन्स होती हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जो भी यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं, वो सब आयरन और स्टील से ही बनते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपको अदर दूसरी कोई भी उद्योग की स्थापना करनी है, दूसरा कोई भी उद्योग लगाना है, दूसरी कोई भी इंडस्ट्रियल वर्क करना है या एनी अदर वर्क करना है, कोई सा भी दूसरा काम करना है, तो आपको आयरन और स्टील की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और वो जो आयरन और स्टील है, वो जो रॉ मटेरियल है, वो जो कच्चा माल है, वो आपको लौह इस्पात उद्योग या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से ही मिलेगा। उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। इसीलिए ये जो उद्योग है, ये जो इंडस्ट्री है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल उपलब्ध कराती है, यानी लौह इस्पात उद्योग जो है दूसरे उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। तो ये महत्वपूर्णता होने के कारण, इतनी इम्पोर्टेंट होने के कारण इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है, यानी बेसिक इंडस्ट्री इसको कहा जाता है, क्योंकि ये बेस तैयार करती है अन्य उद्योगों के लिए, आधार तैयार करती है अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए इसको आधारभूत उद्योग या बेसिक इंडस्ट्री नाम दिया गया। इसी तरह क्योंकि आधारभूत है, बेसिक है, इसको धुरी उद्योग कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन आता है ये कि धुरी उद्योग कौन सा है या पेवेट इंडस्ट्री कौन सी है। धुरी या पेवेट की बात करें तो आप जानते हैं कि जैसे अगर मैं घड़ी की सुई की बात करूं तो उसकी धुरी के चारों ओर सुई घूमती रहती है ना, ये केंद्र होता है सेंट्रल। तो उसी तरह इसके चारों ओर ही अदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, दूसरे जो अन्य उद्योग हैं, वो घूमते रहते हैं। बिना इसके दूसरे उद्योगों का विकसित होना, अदर इंडस्ट्रीज़ का डेवलप होना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि आप और मैं, हम सभी जानते हैं कि आयरन और स्टील यानी लोहे और इस्पात के बिना जो है ना तो मशीनों का निर्माण हो सकता है, ना ही कोई दूसरी चीज़ बन सकती है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है इसकी ह्यूमन के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए हम लोग कह सकते हैं कि हो जाती है। तो और सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग औद्योगिक विकास की बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो इस इंडस्ट्री के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही पॉसिबल नहीं है, उद्योगों का विकास ही संभव नहीं है, इसीलिए इसको धुरी उद्योग या प्राइवेट इंडस्ट्री कहा गया है। क्योंकि ये इंडस्ट्री डेवलप होगी तो ही अदर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा, और अगर ये इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी तो अदर इंडस्ट्रीज़ का डेवलप होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। लौह इस्पात उद्योग में या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, इसमें लौह इस्पात निर्माण की कुछ विधियां होती हैं। आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसको कुछ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू उनका निर्माण किया जाता है। 3 विधियां या 3 मेथड्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहला मेथड आता है जिसे हम नाम देते हैं बेसिमर विधि या बेसिमर मेथड। दूसरा है उन्मुक्त भट्टी विधि, या जिसे हम कहते हैं द फ्री फर्नेस मेथड। तीसरा है विद्युत भट्टी विधि, द इलेक्ट्रिक फर्नेस मेथड। इन 3 मेथड्स या 3 विधियों का उपयोग करके जो है क्या किया जाता है, लौह इस्पात का निर्माण किया जाता है, आयरन एंड स्टील का जो है प्रोडक्शन किया जाता है। अब होता क्या है, इन
भाई ये तो हमने देखा विधियां हैं या मेथड्स हैं, और हमने देखा कि 3 तरह की भट्टियां हैं एक्चुअल में, फर्नेंस है ना। ये जो 3 तरह की भट्टियां हैं जो फर्नेंस हैं, इन भट्टियों में क्या किया जाता है, इन फर्नेंसेस में क्या किया जाता है, पहली चीज कोक, दूसरा चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, तीसरा लौह यानी आयरन और, इन तीनों को मिलाकर क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है यानी मेल्ट किया जाता है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर पिघलाया जाता है, मिलाया जाता है और जो है वो मेल्ट किया जाता है। अब ये जो पिघला हुआ लोहा होता है, ये जो कैसा लोहा होता है, पिघला लोहा, या हम जिसे कहें मेल्टेड आयरन। ये जो मेल्टेड आयरन है, जब ये मेल्टेड आयरन ठंडा हो जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है इसको भट्टी से, इसको फर्नेंस से बाहर निकाल लिया जाता है और ये ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो ये पिघला लोहा जो है क्या कहलाता है, कच्चा लोहा में कन्वर्ट हो जाता है, या जिसे हम कहते हैं कास्ट आयरन कहलाता है या पिग आयरन कहलाता है। यानी ये लोहा क्या कहलाएगा, कोक, चूना पत्थर और लौह, यानी कोक, लाइमस्टोन और आयरन और को मिलाकर मेल्ट करके फिर जो ठंडा करके जो लोहा निकलेगा उसको हम कच्चा लोहा, कास्ट आयरन या पिग आयरन का नाम देते हैं। ये जो कास्ट आयरन, पिग आयरन या कच्चा लोहा है, फिर इसमें क्या मिलाया जाता है, इस कच्चे लोहे में या कास्ट आयरन में या जिसे हम पिग आयरन कहते हैं, इसके अंदर मैग्नीज मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है, जिसको कि हम लोग Mn, इसका जो केमिकल नेम है हम कहते हैं इसको Mn के नाम से आते हैं। तो मैग्नीज मिलाया जाता है और मैग्नीज मिलाने के बाद हमको जो है स्टील या इस्पात जो है प्राप्त होता है, स्टील या इस्पात की प्राप्ति हमें होती है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो पूरा का पूरा एक मेथड है, ये पूरा का पूरा मेथड अपनाया जाता है किसके लिए, किस में अपनाया जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में लौह इस्पात के निर्माण के लिए, या हम कहें आयरन एंड स्टील को बनाने के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए। कि ये जो भट्टियाँ हैं इनमें कोक, चूना पत्थर, लौह इसको पहले मिला के पिघलाया जाता है यानी मेल्ट किया जाता है, फिर ये मेल्टेड आयरन होता है। मेल्टेड आयरन जब ये ठंडा हो जाता है तो कच्चा लोहा या कास्ट आयरन कहलाता है, जैसे हम पिग आयरन के नाम से भी जानते हैं। देन उसके बाद में कच्चा लोहा यानी कास्ट आयरन या पिग आयरन जो है उसमें मैग्नीज मिला के क्या किया जाता है, स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है या स्टील निर्मित करा जाता है या इस्पात निर्मित करा जाता है। तो आप देखिए कि इस तरह से जो है आयरन स्टील जो है लौह इस्पात का निर्माण किया जाता है। आपने कई बार नाम सुना होगा, हम लोग जनरली यूज़ भी करते हैं, स्टेनलेस स्टील का। हमारे विशेष रूप से जो बर्तन होते हैं जो हम लोग काम में लेते हैं, स्टील के बर्तन जिन्हें हम कहते हैं, वो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं। उस स्टेनलेस स्टील और इस आयरन स्टील में डिफरेंस होता है। हमने देखा कि आयरन स्टील में क्या मिलाया गया, यहाँ पर मैग्नीज मिलाया गया, किसके साथ में, कच्चे लोहे के साथ में या कास्ट आयरन के साथ में मैग्नीज को मिलाया गया। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेनलेस स्टील, जिसमें कि जंग भी नहीं लगता, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील। ये जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें अलग चीज़ें मिलाई जाती है। इसमें मैग्नीज की जगह क्रोमियम, निकल और नाइट्रोजन, इनको मिलाया जाता है। यानी क्या हो गया, क्रोमियम, निकल और नाइट्रोजन, है ना, इनको मिलाकर जो है क्या बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जिसमें जंग वंग नहीं लगता है, जिससे साधारणतः आपको पता है कि हमारे घर के बर्तनों का निर्माण किया जाता है। और भी कई यूजेस होते हैं, पर एक मैंने आपको जनरल जो यूज़ है वो बता दिया। देखिए ये तो पूरा का पूरा बात हुई लौह इस्पात या जो आयरन और स्टील है वो कैसे बनता है।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं आयरन और स्टील जो इंडस्ट्री है उसकी अवस्थिति की, है ना, उसकी लोकेशन की बात करते हैं। देखिए हम लोग शुरुआत में भी जब हमने चैप्टर्स पढ़े थे, यही चैप्टर 9 चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर मैंने लोकेशन के बेसिस पर भी बात करी थी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की। अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो एक भारी उद्योग है, एक हैवी इंडस्ट्री है। भारी उद्योग या हैवी इंडस्ट्री का मतलब है कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है, जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी भारी कच्चे माल का उपयोग यहाँ पर, भारी मतलब वजनदार, है ना, वेट ज़्यादा होता है, कच्चे माल का या रॉ मटेरियल का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो और हम जानते हैं जो प्रोडक्ट निकलता है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, वो भी काफ़ी भारी होता है। अब क्योंकि यहाँ पर जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी भारी होता है, इसीलिए जनरली क्या होता है, ये जो उद्योग होता है, ये जो इंडस्ट्री होती है, ये उस रॉ मटेरियल मिलने वाले क्षेत्र के आसपास ही स्थापित करी जाती है। उस कच्चे माल के मिलने वाली जो जगह होती है जहाँ उसका खनन किया जाता है, उसके आसपास ही जो है स्थापित की जाती है, या ऐसी जगह स्थापित की जाती है जहाँ से क्या हो, जो भी कच्चा माल इसको चाहिए, जो भी कच्चा माल चाहिए वो कच्चा माल आसपास के क्षेत्रों में ही मिल जाए, ज़्यादा दूर से कच्चा माल नहीं मंगाया जाए, क्योंकि माल बहुत भारी होता है, हैवी होता है, और अगर उसे दूर से मंगाएंगे तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, जो उसका परिवहन लागत जो होती है, वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है हम कह सकते हैं कि महंगी हो जाती है, महंगी पड़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग कच्चा माल कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, देखिए कच्चा माल हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कोक रॉ मटेरियल, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, आयरन ओर, और फिर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मैग्नीज की। अब ये चारों ही जो रॉ मटेरियल है, चाहे हम कोक की बात करें, कोयले की बात करें, चूना पत्थर की बात करें, लाइमस्टोन की बात करें, लॉ की बात करें, आयरन ओर की बात करें या मैग्नीज की बात करें, ये चारों ही जो रॉ मटेरियल हैं, जो चारों ही कच्चा माल जो है, ये चारों के चारों कैसे हैं, भारी, यानी हैवी जो है मटेरियल है। भारी या हैवी मटेरियल होने के कारण जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, उसको इन चारों के क्षेत्र जहाँ पर से ये मिल रहे हैं, है ना, उनके आसपास के क्षेत्र में ही स्थापित करना जो है फायदेमंद होता है, या ऐसी जगह पर जो जहाँ पर इन चारों से सामान, जो चारों रॉ मटेरियल आ रहे हैं, जो चारों कच्चा माल आ रहा है, उससे लगभग समान दूरी हो, ताकि इजीली जो है कम परिवहन लागत में जो है, कम जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जो है कच्चा माल या रॉ मटेरियल जो है उसको फैक्ट्रीज तक, उसको इंडस्ट्रीज तक जो है पहुंचाया जा सके। आजकल एक और चीज़ होने लगी है कि स्क्रैप जो होता है, जो खराब, जो बचा हुआ माल होता है, जो पुराना माल होता है, जो जैसे कबाड़ी अपने से ले जाता है, जो यूज़फुल नहीं होता, उसके बेसिस पर भी शहरों में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो है आयरन एंड ओर जो है उसकी लगने लग गई है शहरों में, जहाँ पे क्या करते हैं कि जो स्क्रैप माल होता है, जो ख़राब माल होता है, उसको मंगा के उसके आधार पर वो उसको मेल्ट करके और जो है नया माल डेवलप कर रहे होते हैं, नया बना रहे होते हैं। इसी तरह जापान जैसी जो कंट्री, जहाँ पर ये जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो इजीली उपलब्ध नहीं होता, वहाँ पर जो है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में, है ना, जो सी शोर एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, सी शोर एरियाज़ या समुद्र तटीय क्षेत्रों में वो अपनी इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, और जो है शिप्स के थ्रू, जहाज़ों के थ्रू जो है माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों से मटेरियल को मंगाते हैं, रॉ मटेरियल को मंगाते हैं, और वही सी शोर एरिया पर इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से भी जो है आयरन एंड स्टील जो है इंडस्ट्री वो स्थापित करी जाती है, उसकी लोकेशन जो है वो देखी जाती है कि किस तरह से उसकी स्थापना करी जाए, किस तरह से जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट किया जाए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है एस्टैब्लिशमेंट या लोकेशन की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, कि कहाँ पर इसको एस्टैब्लिश किया जाए, कहाँ पर इसको स्थापित किया जाए, कौन सी ऐसी लोकेशन है, कौन सा ऐसा स्थान है जो इसको मुफीद साबित होता है, जो इसके
लिए महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट साबित होता है, जहाँ पर ये इजीली लगाई जा सकती है। प्रोडक्शन की बात करें तो हम लोग थोड़ा सा डेटा देखना चाहेंगे। प्रोडक्शन की बात करें आयरन एंड स्टील का वर्ल्ड लेवल पर प्रोडक्शन की बात करें तो 2013 का जो डेटा है, जो आंकड़ा है, वो हमारी बुक में दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है। 2013 में नंबर 1 पोजीशन पर चाइना, जिसे हम चीन कहते हैं, वो था। 2013 यानी 2013 की हम बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर जापान या जापान, जिसे हम कहते हैं, जापान था। तीसरे नंबर पर अमेरिका था, जिसे हम यूएसए भी कहते हैं। और चौथे नंबर पर इंडिया था, भारत था। आंकड़े चेंज होते रहते हैं। 2017 में फिर चीन नंबर 1 रहा, चाइना नंबर 1 रहा। सेकंड पोजीशन पर जापान ही रहा, जैसे पहले था जापान। तीसरी पोजीशन में चेंज हुआ, जो यूएसए पहले तीसरी पोजीशन पर था 2013 में, 2017 में वो चौथी पोजीशन पर चला गया। और जो इंडिया, भारत 2013 में चौथी पोजीशन पर था, वो 2017 में तीसरी पोजीशन पर आ गया। इसी तरह 2019 यानी अभी के आंकड़ों की बात करें तो चीन अभी भी नंबर 1 बना हुआ है। यानी अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया में लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक यानी आयरन एंड स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो वो चाइना है, वो चीन है। दूसरे नंबर पर हम बात करें अब आज के आंकड़ों के हिसाब से, तो वहाँ पर इंडिया या भारत का नाम आता है। तीसरे नंबर पर जापान और चौथे नंबर पर यूएसए या अमेरिका की हम लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका की हम लोग बात करते हैं। तो इस तरह से ये लौह इस्पात उद्योग या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है जिसकी हमने अभी बात करी। अब जो है आगे हम लोग अलग अलग देशों की जो हमने बात करी, उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान हैं जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे लौह इस्पात उद्योग की, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हमने देखा था कि हमारी बुक में जो 2013 का 2013 का डेटा दिया हुआ है, उसमें जो सबसे ज़्यादा लौह इस्पात उत्पादक देश है, जो सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है, वो है पहला चाइना और दूसरा हमने देखा था जापान। 2013 के यानी 2013 के डेटा के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चाइना और जापान में कहाँ पर कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई है, लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले चाइना की। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये चाइना का मैप है। और आपको देखने को पता चलेगा कि जो चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं हम लोग, है ना, जो ईस्टर्न पार्ट है, जो पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर आपको जो है मोस्ट ऑफ जो लौह इस्पात उद्योग है, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वो ईस्टर्न पार्ट या पूर्वी क्षेत्र में आपको ज़्यादा डेवलप हुई दिखाई देती है। पूर्वी क्षेत्र में चाहे वो उत्तर पूर्वी हो चाहे दक्षिण पूर्वी हो, इसमें हमें पूरे में हमें दिखाई देता है। चलिए हम लोग बात करते हैं, इधर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मंचूरिया क्षेत्र को। सबसे पहले हमारे सामने आता है चाइना का मंचूरिया क्षेत्र। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मंचूरिया रीजन, ठीक है। मंचूरिया रीजन में दो क्षेत्र जो है, दो एरियाज जो है वो फेमस हैं, जिनमें हम लोग नाम देते हैं अनशान और फुशून। दो नाम हमें सिखाई देते हैं, अनशान और फुशून, जो कि इस मंचूरियन रीजन आपको दिखाई दे रहा है रेड डॉट से। ये जो रीजन है ये मंचूरियन रीजन है। दूसरे रीजन की बात करें तो हम उसे कहते हैं उत्तरी चीन क्षेत्र। ये जो आपको पूरा का पूरा ग्रीन क्रॉसेस वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा उत्तरी चीन क्षेत्र है। उत्तरी चीन क्षेत्र यानी कि नॉर्थ चाइना रीजन। नॉर्थ चाइना रीजन या उत्तरी चीन क्षेत्र में जो क्षेत्र लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, उनमें हम बात करते हैं पाओटाओ, बीजिंग और टिटसिन। यानी पाओटाओ, बीजिंग, टिटसिन। बीजिंग आपको मालूम है चाइना की कैपिटल भी है, जो इसी रीजन में यहाँ पर है।
साथ ही जो हमारा उत्तरी चीन क्षेत्र है वो पूरा का पूरा जो, या जिसे हम कहते हैं नॉर्थ चाइना रीजन, ये पूरा का पूरा जो है शैंसी कोयला क्षेत्र, यानी जो शैंसी कोल रीजन है उसमें पाया जाता है। यानी ये जो रीजन है यहाँ पर कोयला भी मिलता है, कोल भी मिलता है, जो शैंसी कोल रीजन या कुछ शैंसी कोयला क्षेत्र के नाम से पाया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोयला जो है वो भी एक रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है लौह इस्पात उद्योग के लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। इसीलिए यहाँ पर जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई है, क्योंकि शैंसी जो कोयला क्षेत्र है, जो शैंसी रीजन है, कोल रीजन है, वो यहाँ पर उपस्थित है। तो ये हम लोगों को जो है इम्पोर्टेंस इस जगह की हमें देखने को पता चलती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यांगटीसी घाटी क्षेत्र, यानी कि हम बात करेंगे यांगटीसी वैली रीजन। यांगटीसी क्यांग, जो आप लोगों को मालूम है चाइना की फेमस रिवर है, उसकी जो वैली रीजन है, उसका जो घाटी का क्षेत्र है, वहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं। जिनमें जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जो मुख्य मेजर रीजन्स हैं, वो हैं वुहान, शंघाई, हैकाऊ और चुंगकिंग। वुहान, शंघाई और चुंगकिंग, हैकाऊ और चुंगकिंग। देखिए वुहान का नाम तो अभी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। अभी जो कोरोना वायरस है उसका उत्पत्ति का केंद्र जनरली वुहान को ही माना जाता है कि वुहान की लैब से ही जो है कोरोना वायरस निकला था। तो वुहान इसी रीजन में आपको ब्लैक डॉट्स में दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन पूरा का पूरा। शंघाई जो बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है चाइना का, साथ में हैकाऊ और चुंगकिंग, हैकाऊ एंड चुंगकिंग, ये यहाँ के मेजर सेंटर्स हैं, मुख्य केंद्र हैं जहाँ पर जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपकी पुस्तक में अन्य क्षेत्र के रूप में लिखा हुआ है, अदर्स के रूप में लिखा हुआ है, जो मुख्यतः दक्षिणी चीन क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं साउथ चाइना रीजन हम कह सकते हैं, जहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं। आपको ये ब्लैक क्रॉस में दिखाई दे रहा है ये रीजन, कैंटन, कुंगमिंग, चुंगचिंग। देखिए पहले वाला चुंगकिंग था, ये चुंगचिंग है, ये याद रखिएगा, और सिंगटाओ, यानी कैंटन, कुनमिंग, चुंगचिंग और ये टी साइलेंट है यहाँ पे, तो सिंगटाओ। ये रीजन है चाइना के जहाँ पर चाइना में लौह इस्पात उद्योग या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है डेवलप हुई। दोस्तों मैंने मैप बना के इसलिए बनाया क्योंकि मैप एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्ट है जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। और मैं आपको चाहूँगा कि आप जब अभी अपना बुक वर्क करें तो ज़रूर ये मैप्स ज़रूर बनाएं, ताकि आपको रीजन्स भी याद हो। और इन मैप्स में भी ये जो सेंटर्स हैं जिनके हमने नाम लिखे, मैंने इसीलिए भी आपको रीजन बताया, प्रॉपर सेंटर को मार्क नहीं करा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है मैप में इन प्रॉपर सेंटर को भी मार्क करें। ये मैप आप हाथ से ही बनाएं। तो ये वर्क भी मुझे देना था, इसलिए मैंने यहाँ पर ही आपको पूरा चाइना का मैप बनाया। चलिए अब जो है चाइना के बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं जापान की। देखिए जापान जो है वो 2013 के डेटा के अकॉर्डिंग, 2013 के डाटा के अकॉर्डिंग जो है दूसरा प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक देश है। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर लौह इस्पात से रिलेटेड कच्चा माल या रॉ मटेरियल जो है निकलता नहीं है, उसका खनन नहीं होता, उसकी माइनिंग नहीं होती। उसके बावजूद ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये सेकंड पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ का जो समुद्र तट है, जो सी शोर एरिया है, वो बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर ये जो है विदेशों से अपने समुद्री मार्ग के माध्यम से जो है कच्चा माल या रॉ मटेरियल मंगाकर जो है लौह इस्पात का निर्माण करता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इसका जो मुख्यतः जितने भी केंद्र हैं वो कहीं ना कहीं समुद्र तटों पर ही स्थित है। ठीक है, अब जापान की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3900 द्वीप, या जिसे हम कहते हैं आइलैंड्स, 3900 आइलैंड्स का ये कंट्री है। इतने द्वीप है, इसमें 3900 द्वीप है। और 4 मेजर आइलैंड्स हैं, 4 जो है मुख्य द्वीप है। 4 मुख्य द्वीप कौन कौन से हैं मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। पहला है होनकैडो, जो सबसे ऊपर है नॉर्थ में। देन सबसे बड़ा है जिसे हम कहते हैं होन्शु। उसके बाद तीसरा क्यूशु जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद सबसे छोटा जिसे हम शिकोकू
नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़े के हिसाब से देखें अगर साइज के हिसाब से होंशु सबसे बड़ा है, उसके बाद होनकैडो है, उसके बाद क्यूशु है, उसके बाद शिकोकू है। ये 4 जो है आइलैंड, ये जो 4 द्वीप हैं, ये जापान के जो है मुख्यतः हम कहें कि लौह इस्पातक क्षेत्र आपको इसी में देखने को मिलेंगे। तो जापान की हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो है हम लोग बुक का बिल्कुल अपोजिट ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आता है इसका मुरोरॉन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है? मुरोरॉन क्षेत्र, मुरोरॉन रीजन, है ना। मुरोरॉन रीजन में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है होनकैडो आइलैंड जो है, होनकैडो आइलैंड पर जो है मुरोरॉन, होनकैडो या होक्काइडो इसको कहते हैं, जो है आइलैंड पर आपको ये मिलेगा। और यहाँ के जो फेमस सेंटर्स हैं वो है, पहले तो मुरोरॉन खुद है, मुरोरॉन, फिर वेनिशी और फिर इशिकारी। मुरोरॉन, वेनिशी और देन इशिकारी, ये 3 जो है यहाँ के जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं आयरन एंड स्टील के। उसके बाद में जो सबसे बड़ा आइलैंड है जिसे हम लोग जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कहते हैं, जिसे हम होंशु कहते हैं, होंशु आइलैंड जो सबसे बड़ा है। होंशु आइलैंड में 2 जो है हमें एरियाज मिलते हैं। उसमें पहला है हमारा टोक्यो योकोहामा क्षेत्र, नाम है टोक्यो योकोहामा क्षेत्र, टोक्यो योकोहामा रीजन। टोक्यो योकोहामा रीजन, टोक्यो आप लोगों को पता है जापान की कैपिटल भी है टोक्यो, यहाँ पर है, इस जगह टी लिखा हुआ मैंने, इस जगह पर स्थित है टोक्यो योकोहामा क्षेत्र। यहाँ के जो फेमस 3 रीजन्स हैं या 3 एरियाज हैं उनमें आता है खुद टोक्यो, देन उसके बाद योकोहामा और फिर उसके बाद कावासाकी। ये 3 जगह यहाँ पर फेमस है। कौन सी? टोक्यो, योकोहामा और तीसरी जो है वो है कावासाकी। ये 3 जगह जो है इस टोक्यो योकोहामा रीजन में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग तीसरे क्षेत्र पर चलते हैं जिसका नाम है कोबे ओसाका क्षेत्र। क्या नाम है जिसका? कोबे ओसाका रीजन। कोबे ओसाका रीजन की बात करें तो ये भी होंशु आइलैंड पे ही है, होंशु आइलैंड पर ही जो है कोबे ओसाका जो है वो है होंशु आइलैंड के ये सदर्न पार्ट में है, दक्षिणी भाग में होंशु आइलैंड के। इसके जो फेमस सेंटर्स हैं, जो मेजर सेंटर्स हैं वो है कोबे है, ओसाका है, हिरोहिता है और सिकाई है। कौन कौन से हो गए? कोबे, ओसाका, हिरोहिता और सकाई। ये प्रमुख जो है मेजर इसके प्रोडक्शन एरियाज हम कह सकते हैं। उसके बाद में हम लोग सबसे लास्ट की बात करते हैं जिसे कहते हैं नागासाकी यवाता क्षेत्र। नागासाकी लगभग यहाँ पर है। आपने हिरोशिमा का नाम भी सुना होगा, हिरोशिमा यहाँ पर है लगभग, ये नागासाकी, ये हिरोशिमा। क्यों याद आता है? ये याद आता है हमारे को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो न्यूक्लियर हमले हुए थे उसके लिए ये हिरोशिमा, ये नागासाकी और ये हिरोशिमा। चलिए नागासाकी यवाता क्षेत्र की बात करें, नागासाकी यवाता रीजन की बात करें तो यहाँ पर जो है जो मेजर सेंटर्स है उसमें वही सेम बात, नागासाकी आ गया, यवाता आ गया, कोकुरा आ गया, मोजी आ गया और शिमोनोस्की आ गया। यानी नागासाकी, यवाता, कोकुरा, मोजी और शिमोनोस्की ये जो है ये क्यूशु आइलैंड पे है। ये और मैं आपको बता दूं ये जो सबसे सदर्न आइलैंड है क्यूशु आइलैंड जो है, इस क्यूशु आइलैंड पर ये जो है क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो है चाइना और जापान के मैप के अंदर हम लोगों ने इसके मेजर जो प्रोड्यूसिंग रीजन है, मुख्य जो लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं उनको देखा। मेरा मानचित्र बनाने का जो मकसद था वो मैंने आपको बताया। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मैप बनाएं और मैप बनाकर रीजन के साथ साथ जो प्रमुख केंद्र हैं उनको जरूर भरें। विश्व के नक्शे में भी ये भरें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग साथ साथ करते रहें। अभी हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है टॉपिक वो आ रहा है यूएसए में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो है मेजर रीजन्स कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं लौह इस्पात उत्पादक यानी देशों में या आयरन एंड स्टील
का जो प्रोडक्शन करने वाले कंट्रीज़ हैं उनमें नेक्स्ट हमारा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका जो है बहुत लंबे समय तक वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री रहा। प्रथम स्थान पर जो है दशकों तक, कई लंबे टाइम तक जो है प्रथम स्थान पर रहा, फर्स्ट पोजीशन पर रहा। अब इसके कुछ क्षेत्रों की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला इसमें जो क्षेत्र आता है वो आता है पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र। क्या आता है? फर्स्ट आता है पिट्सबर्ग यंगस्टन रीजन। पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र जो है वो ओहियो नदी की घाटी में, यानी कि ओहियो रिवर की वैली में हमें देखने को मिलेगा। और इसको अगर हम लोग इस मैप में देखें, यूएस के मैप में देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मैप में देखें, तो ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है लगभग यहाँ पर, ये पिट्सबर्ग है, ये जो लगभग रीजन है यहाँ पर आपको जो है ये एरिया मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं जो हमारा यूएस का झील क्षेत्र है, जो लेक रीजन कहलाता है, उसी के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। इसके जो मुख्य सेंटर हैं वो है बेडरॉक, जॉर्जटाउन, होमस्टेड, पिट्सबर्ग एंड यंगस्टन। यानी मेन मेजर सेंटर कौन कौन से हैं? पिट्सबर्ग, यंगस्टन तो हैं, उसके साथ में बेडरॉक, जॉर्जटाउन और उसके साथ में हैम्स्टर्ड की हम बात कर सकते हैं। ये इसके मेजर क्षेत्र हैं। दूसरे एरिया की बात करें तो शिकागो गैरी क्षेत्र, यानी शिकागो गैरी रीजन, शिकागो गैरी क्षेत्र। ये जो शिकागो गैरी रीजन है ये एक्चुअल में मिशिगन झील के किनारे है। कहाँ पे? साउथ ऑफ लेक मिशिगन, मिशिगन झील के दक्षिणी भाग में ये मिशिगन झील है, और इसका जो दक्षिणी भाग है पूरा, यहाँ पर ये आपको शिकागो देखने को मिलेगा। शिकागो फेमस है अपनी मीट मार्केट की वजह से। दुनिया का सबसे बड़ा जो मीट मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी जो मांस की मंडी है वो शिकागो में ही है। तो उसके साथ साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि लौह इस्पात उद्योग या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी शिकागो फेमस है। तो जो शिकागो गैरी रीजन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मिशिगन रीजन के इधर, मिशिगन झील के दक्षिणतम भाग में जो बिंदु यहाँ लगी हुई है ये अलग अलग एरिया की है। तो इसमें प्रमुख या मेजर एरियाज कौन कौन से हो गए? इसमें शिकागो, गैरी और मिल्वाउकी, 3 नाम हमने लिए इसमें, शिकागो, गैरी और मिल्वाउकी, है ना। ये तीनों ही एरियाज यहाँ, तीनों ही जो है यहाँ पर हैं, और ये रीजन जो है वो फेमस हो जाता है अपने आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट जो है इरी झील क्षेत्र, यानी हम लोग बात कर सकते हैं इरी लेक रीजन। इरी लेक रीजन की हम लोग बात करें तो ये हमें यहाँ पर ये इरी लेक है, ये मिशिगन थी, ये इरी है, ये इरी लेक है। इरी लेक के चारों ओर हमें देखने को मिलेंगे डेट्रॉइट, बफेलो, क्लीवलैंड एंड टोलेडो। कौन कौन से मेजर रीजन्स एरियाज है? डेट्रॉइट, बफेलो, इरी, क्लीवलैंड एंड टोलेडो। ये यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रीजन, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स लगे हुए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं मध्य अटलांटिक क्षेत्र की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड राज्यों की, यानी मिड अटलांटिक रीजन, जिसमें मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। यानी ये जो एरिया है ये मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड स्टेट्स के अंदर आता है यूएसए की। इसमें मेजर एरियाज़ की बात करें तो स्पैरो पॉइंट, एलेनटाउन और स्टीलटन। स्पैरोस पॉइंट, एलेनटाउन और स्टीलटन की बात करते हैं। ये वाला जो रीजन है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको स्पैरोस पॉइंट, एलेनटाउन और स्टीलटन इस एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिफ्थ की बात करते हैं हम लोग एलाबामा क्षेत्र, एलाबामा रीजन, जो कि एलाबामा और टेनेसी राज्य में है, यानी एलाबामा और टेनेसी स्टेट के अंदर आता है। यहाँ पर अगर मेजर रीजन की बात करें तो यहाँ पर हमको मेजर रीजन मिलेगा, अगर मैं पहले तो आपको बता दूँ, ये पूरा का पूरा एलाबामा स्टेट है इधर लगभग, और यहीं पर ये बर्मिंघम आ जाता है। तो बर्मिंघम जो है और एलाबामा जो है ये फेमस है, और ये बर्मिंघम, ये पूरा एलाबामा स्टेट, यहाँ पर आपको ये रीजन देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्र की, यानी वेस्टर्न रीजन की। वेस्टर्न रीजन में 2 मेजर हैं, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को जो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं पश्चिमी है, क्योंकि तो हम लोग जो है वेस्टर्न रीजन में आ जाते हैं। ये सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर ये
लॉस एंजलिस, ये दोनों हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं लॉस एंजलिस तो फेमस है अपने फिल्म उद्योग के लिए भी। तो ये हम लोग देखें तो पूरा का पूरा यूएस का जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमें इस तरह से देखने को मिल जाती है। लास्ट में हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में रशिया की, रूस की। रशिया या रूस की बात करते हैं तो उसमें यूराल क्षेत्र आता है। सबसे पहले यूराल रीजन या यूराल क्षेत्र की बात करें तो ये सबसे ओल्डेस्ट एक तो रीजन है। अगर हम बात करें स्टील प्रोडक्शन की तो सबसे ओल्डेस्ट है, और ओल्डेस्ट के साथ साथ हाईएस्ट आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन भी इसी एरिया में होता है। ठीक है, इसमें मेजर एरियाज़ की बात करें तो मैग्नीटोगोर्स्क और निजनी तागिल जो है ये मेजर एरियाज़ है। दूसरा हम बात करते हैं कुजनेत्स्क क्षेत्र या कुजनेत्स्क रीजन की बात करते हैं। कुजनेत्स्क रीजन जो कि कहाँ पर है, ये रीजन ये है पश्चिमी साइबेरिया, यानी हम कह सकते हैं वेस्टर्न साइबेरिया में ये रीजन है। और वेस्टर्न साइबेरिया का ये जो रीजन है इसमें जो मेजर एरियाज़ की बात करें तो कुजनेत्स्क और नोवा कुजनेत्स्क ये रीजन इसमें आता है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट रशिया का मध्यवर्ती क्षेत्र या इंटरमीडिएट रीजन या मध्यवर्ती क्षेत्र जो कि हम कह सकते हैं मॉस्को के आसपास का रीजन है। मॉस्को के आसपास, मॉस्को आपको मालूम है रशिया की कैपिटल है, उसके पास का रीजन है। उसमें मेजर जो आते हैं टूला, लिपिट्स्क, मॉस्को, लेनिनग्राद और गोर्की, ये मेजर जो है एरियाज आते हैं। उसके बाद अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं, अन्य देशों की बात करते हैं। अन्य देशों में जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में डुइसबर्ग, डोरमुंड और एसेन, यानी जर्मनी में हम देखते हैं डुइसबर्ग, डोरमुंड और एसेन की बात करते हैं। यूक्रेन में क्रिबोइरॉक और दोनेत्स्क की बात करते हैं। ब्रिटेन के जो मेजर रीजन है उनमें कार्डिफ, टॉलबॉट, हार्टफुल, शेफील्ड, ग्लासगो आपको ध्यान होगा यहाँ पर जो है कुछ गेम्स हुए थे, याद करिएगा कौन से गेम्स हुए थे। फाल्कक और लंकाशायर, ये मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं ब्रिटेन के। उसके अलावा कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, अल्जीरिया, मोनाको, जिम्बाब्वे, ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत जो है ये कहें कि आयरन एंड स्टील का जो है प्रोडक्शन किया जाता है। तो हमारा आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री थी उसका टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग जो है टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे वस्त्र उद्योग की, जिसमें हम लोग वस्त्र उद्योग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे। मैं आप लोगों को वापस से कह रहा हूँ कि जो मैप बना के उसमें फिल करने की बात जो मैंने 2 बार अभी पहले वीडियो में कही, उसको आप ध्यान दीजिएगा और उसको करने की कोशिश कीजिएगा। इस आज के वीडियो के लिए अभी ख़त्म होता है। थैंक यू।